हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक जिसे हिंदी वर्ड माला कहते हैं यहां से शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य आपका टेस्ट लेना नहीं है, बल्कि मैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यूज की व्याख्या से आपको हिंदी वर्णमाला प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूं। अगर आपने हिंदी वर्णमाला पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो आप यकीन मानिए इन एमसीक्यूज की व्याख्या से आप हिंदी वर्णमाला को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपको अलग से हिंदी वर्णमाला पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या को समझने के लिए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। और हमारा सेशन में पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं स्वर, वर्ड, व्यंजन, अयुग्म। हो सकता है अगर आपने वर्णमाला को कभी नहीं पढ़ा तो आपको ये नए नए शब्द अयुग्म या फिर वर्ड, स्वर, हो सकता है ये शब्द आपको परेशान करें, लेकिन मैं आपको इनकी व्याख्या करूंगा और प्रॉपर तरीके से आपको इनको समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई मतलब आपको बताना है, शब्द या हम कहें भाषा, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। वर्ड को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको और समझाऊं, जिस प्रकार हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं जो कि 26 होते हैं, ठीक उसी प्रकार हम हिंदी में भी वर्ड पढ़ते हैं। तो अगर कुल वर्ड की बात करें तो इनकी संख्या 52 होती है, 52। इनमें अगर स्वर की बात करें तो स्वर हमारे 11 होते हैं, केवल 11। और इनमें मूल व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। और इनमें अयोगवाह, अभी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा कि अयोगवाह क्या होता है, कौन से वर्ड अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह केवल 2 होते हैं। और अयोगवाह कौन से वर्ड होते हैं? जैसे अंक, छोटी अंक और बड़ी अंक, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। उसी तरीके से द्विगुण, इनकी भी संख्या 2 होती है। ठीक है। और ये कौन से वर्ड होते हैं? ड़ और ड़, ये 2 वर्ड द्विगुण होते हैं। इसके अलावा संयुक्त वर्ड भी होते हैं। संयुक्त वर्ड मतलब कि ऐसे वर्ड जो 2 शब्दों से मिलकर बने हो, संयुक्त रूप से बने हो। और ऐसे वर्डों की संख्या होती है 4। जैसे छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। तो हमने यहां पर यह समझा कि कुल वर्ड की संख्या 52 होती है, जिसमें कि स्वर 11 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं और अयोगवाह 2 होते हैं, छोटी अंक और बड़ी अंक। द्विगुण इसमें 2 होते हैं, ड़ और ढ़। संयुक्त वर्ड जो 2 वर्डों से मिलकर बनते हो वो 4 होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उनकी भी व्याख्या को समझते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाषा की मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। लेकिन यहां पर वर्ड ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन हैं आपके अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो यहां पर हमने बताया था कि वर्ड को हम ध्वनि भी कहते हैं। तो भाषा की मूल इकाई वर्ड या फिर ध्वनि होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ध्वनि हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां कितनी हैं? और आपके ऑप्शंस हैं 44, 33, 52 और 48। बताइए। तो यहां पर टोटल अगर बात की जा रही है तो कुल वर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 52 होते हैं, तो राइट आंसर तो 52 हो जाएगा।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि कुल हमारी लिपियां 52 हैं, जिनमें स्वर 11 होते हैं। अब वो कौन कौन से स्वर हैं इसको हम समझ लेते हैं। स्वर यहां पर हम लिख देते हैं कुल। कुल लिपियां कितनी हैं या कुल वर्ड कितने हैं? 52। और स्वर की संख्या होती है 11। और वो 11 कौन कौन से स्वर हैं? जैसे छोटा अ, बड़ा अ, आ, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, और उसके बाद याद रखेंगे यहां पर री आता है। ये आपको क्रम जरूर याद रखना है कि ऊ के बाद री आता है। ठीक है, उसके बाद ए और फिर ए, ओ और फिर ओ। ठीक है, यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हम जो बात कर रहे हैं वो स्वर की बात कर रहे हैं, और स्वर हमारे 11 होते हैं, जिनमें अ, आ, ई, उ, री और ए, ओ, औ। बात क्लियर है? अगर मैं व्यंजनों की बात करूं, व्यंजन, तो आपने अभी तक कैसे भी व्यंजन पढ़े हों, क, ख, ग, घ, आज हम इसको नए तरीके से पढ़ेंगे। और वो नया तरीका क्या है? क वर्ग। ठीक है, क वर्ग, इनको बांट करके हम पढ़ेंगे। क वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद च वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद ट वर्ग पढ़ेंगे, और उसके बाद ट वर्ग पढ़ेंगे, और फिर प वर्ग। हमने इनको 5 वर्गों में बांट लिया। क, च, ट, त, प। इन वर्गों में हम इनको पढ़ेंगे। और इनमें फिर से, चूंकि यहां पर 5 वर्डों में हमने इसको बांटा है, तो इनके 5 ही वर्ड होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और ड़। अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये 5 हो जाते हैं, 5। ठीक है, क वर्ग में हमारे 5 वर्ड होते हैं। च वर्ग में अगर देखें तो यहां पर च, छ, ज, झ और ऐया। इसको बहुत सारे लोग चुनमुनिया भी पढ़ते हैं और ऐया भी पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर ऐया इसको बोल रहे हैं। च, छ, ज, झ और ऐया, ये भी हमारे 5 होते हैं। अब हम ट वर्ग में देखते हैं, तो ट में होता है ट, ठ, ड। यहां पे याद रखेंगे ये सिर्फ ड है, यहां पे अगर बिंदी में लगा देता हूं तो ये इसकी अलग हो जाती है व्याख्या। तो यहां पे याद रखेंगे ट, ठ, ड, उसके बाद ठ, और उसके बाद ड़। अगर इनकी काउंटिंग करें तो ये भी 5 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद त वर्ग पढ़ते हैं। त, थ, द, ध, न, और इनकी अगर काउंटिंग करें तो ये कितने हो जाते हैं? 5। देखिए, ठीक है, 5 5 सभी में हो रहे हैं। प वर्ग में देखें तो प में होता है प, उसके बाद फ, उसके बाद ब, के बाद भ, और उसके बाद म। ये व नहीं है, ये ब है, ब। ठीक है, इनकी भी संख्या देखें तो ये भी 5 होती है। हमने यहां पर ये देखा कि व्यंजन अब हम वर्ग के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं, जिनमें कि क, ख, ग, घ, ड़ ये 5 हैं। उसके बाद च, छ, ज, झ, ऐया, जिसको हम 5 मानते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये भी 5 हैं। और त वर्ग में त, थ, द, थ, न ये भी 5 हैं। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये भी 5 हैं। इसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। अंतस्थ। और आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि च का बताइए तीसरा कौन सा वर्ड है, ता का दूसरा कौन सा वर्ड है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी प्रकार हैं क्वेश्चंस के, हम बारी बारी से सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम जान रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो यहां पर व्यंजन छूटे हैं, तो आपने याद रखा कि यहां पे हमने सभी लगभग पढ़े हैं, लेकिन य, र, ल, व ये नहीं पढ़ा है। तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व
ये होते हैं। यहां पर हमने बा पढ़ा था लेकिन व नहीं पढ़ा था, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। और ये हो गए। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जिनमें थोड़ी ऊष्मा लगती हो, जैसे श, 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 तीनों श और उसके बाद ह। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। ठीक है। हमने यहां पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और स्वर को समझ लिया। इनके अलावा कुछ व्यंजन संयुक्त भी होते हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। यहां पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ऊष्म व्यंजन के बाद मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बता रहा हूं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये होते हैं छ, जो दो शब्दों से मिलकर, वर्डों से मिलकर बने होते हैं। त्र, ज्ञ और ऋ, ऋषि। ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद हमने अभी लास्ट स्लाइड में ये भी पढ़ा था, अयोगवाह। तो यहां पर मैं आपको अयोगवाह भी बता देता हूं। अयोगवाह और अयोगवाह कौन से थे? छोटी अंग और बड़ी अंग। ठीक है। और द्विगुण, द्विगुण कौन कौन से पढ़े थे? ड़, ये वाला और ढ़। ठीक है। यहां पर याद रखेंगे, यहां पर बिंदी नहीं है जबकि द्विगुण में बिंदी है। ठीक है। यहां पे आपका ये कुल वर्ड्स की लिपियां जो हैं, इनसे संबंधित आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 11 हमारे स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं मैंने आपको बता दिया। व्यंजन में कौन कौन से वर्ग हैं वो मैंने आपको बता दिया, क, च, ट, त, प, याद रखेंगे इसको। इसके बाद मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन बताया और ऊष्म व्यंजन बताया। इनको लास्ट में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में चर्चा कर ली थी। क्योंकि संयुक्त व्यंजन दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम छत्रज्ञ और ऋषि के नाम से जानते हैं, तो ये 4 होते हैं। अयोगवाह ये भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे, छोटी अंग और बड़ी अंग। उसके बाद द्विगुण, यहाँ पे ड़ और ड़। अगर आप इन सभी की काउंटिंग करेंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा? 52 मिलेगा। ठीक है। अगर यहां पे मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं तो शायद आपका ये क्लियर और हो पाएगा कि कभी भी मात्रा की अगर बात आती है तो मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं जबकि स्वर हमारे 11 होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्वर है जो मात्रा के रूप में नहीं गिना जाता। तो देखिए, शुरुआत में छोटा आ, इसको मात्रा के रूप में नहीं गिनते। मात्रा नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, मात्रा नहीं है। कौन सा? छोटा आ। तो मात्राएं कितनी होती हैं? स्वरों में हमारी मात्राएं होती हैं 10 जबकि स्वर हमारे 11 होते हैं। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इसके बारे में आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन वही है जो हमने अभी तक किया है, बस भाषा थोड़ी सी बदल रही है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की और 8 प्रकार की। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। हिंदी में ध्वनियां, स्वर और व्यंजन सिर्फ यही होती हैं। अभी हम जो टाइप्स पढ़ रहे थे वो स्वर के और हमने व्यंजनों के टाइप पढ़े हैं। स्वर में हमने देखा था कि स्वर 11 थे। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़े, अयुग वाह पढ़े, है ना, अंतस्थ व्यंजन पढ़े, तो वो व्यंजनों के प्रकार थे। तो यहां पर 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं, वो हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड के कितने भेद हैं? क्वेश्चन वही है जो अभी हमने किया, बस यहां पर पूछ रहा है कि वर्ड कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देखिए पहले, 10, 7, 2, 8। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र सांस से होता है, जो स्वयं व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शंस हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग।
मैं इसका राइट आंसर आपको बताने जा रहा हूं। तो राइट आंसर है स्वर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे 11 स्वर होते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगर मैं किसी भी व्यंजन की बात करूं, क ख ग घ ङ, जो भी व्यंजन आप ले लें, चलिए मैं क की बात करता हूं। तो देखिए, इस क में क खुद भी है, साथ में इसमें एक स्वर भी है। क्योंकि यहाँ पे मात्रा का हमने अभी काउंट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर एक मात्रा है, यानी क आधा है प्लस आ है। ये बात समझ में आई आपको? कोई भी वर्ड हो उसमें अ छुपा रहता है और जब हमें उसको तोड़कर लिखना हो तो क यहाँ पर आधा हो जाएगा और वहां पे एक स्वर मिलकर के वो पूरा वर्ड बनता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि व्यंजन, जो भी व्यंजन होगा उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर होगा। तो अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो उसमें आ स्वर है और इनकी बिना सहायता के हम किसी भी वर्ड को या व्यंजन को पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ रहा है ये? चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया हमारा? स्वर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन। बताइए। जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्वर कहते हैं। कैसे? अभी हमने डिस्कस किया कि क, जैसे क था तो क में हमें क्या मिला? आधा का और आ। तो क्या हम इस क को बिना आ के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम स्वर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आ पढ़ते हैं, बड़ा आ पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ऊ और ऊ पढ़ते हैं। ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो अब इनको तो हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं ना, इनको तो हम स्वतंत्र बोल रहे हैं। इसमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता भी नहीं है। आप इनको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क को क भी बोल रहे हैं, अ भी बोल रहे हैं, छोटा आ। लेकिन अगर का बोलना हो का, तो का भी बोलेंगे, फिर इसमें एक स्वर आ भी बोलेंगे। को अगर बोलना हो तो एक क यानी आपका व्यंजन, फिर ओ भी बोल रहे हो ना आप। तो कुल मिलाकर के हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की हेल्प के नहीं बोल सकते, लेकिन स्वर को तो बोल सकते हैं और वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और स्वर मैंने आपको बताया कि 11 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑप्शंस हैं आपके 11, 10, 9, 13। कई बार हमने इसके बारे में आपको बता दिया। इसका राइट आंसर होगा 11। स्वरों की संख्या 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये क्या है? यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस हैं आपके स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। वर्ड तालिका यानी वही वर्ड माला के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये टाइप्स होते हैं। और ये टाइप्स किसके हैं? ये टाइप्स हैं स्वर के। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मात्रा, मात्रा क्या होती है? तो मात्रा होती है जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, वर्डों का उच्चारण करते हैं, तो उनको बोलने में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। तो समय लगता है, समय लगने वाला किसमें? वर्ड को बोलने में। अगर मात्रा के आधार पर देखें तो यहां पर स्वर 3 प्रकार के हैं। देखिए, स्वर 3 प्रकार। अब यहां पर हम मात्रा के अनुसार देख रहे हैं और मात्रा के अनुसार ही ये क्वेश्चन है। एक्चुअली यहां पर मात्रा लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये प्रकार मात्रा के आधार पर स्वर के हैं। और स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे ह्रस्व की पहले बात की गई है, ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा, यहां पे आप इसको गौर से देखेंगे, एक मात्रा का समय लगता है।
एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब इनका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और साथ में री। री जरूर याद रखेंगे क्योंकि री पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि कभी कभी हमें लग रहा है यहाँ पे ये तो छोटे छोटे हैं, एक मात्रा वाले हैं, कम समय लग रहा है ना, तो हम मान लेते हैं ये तो ह्रस्व स्वर है। लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है कि री हमने दीर्घ स्वर में पढ़ा था या प्लुत स्वर में पढ़ा था या ह्रस्व स्वर में, तो याद रखेंगे ह्रस्व स्वर में पढ़ा था। ठीक है, तो री आप इसमें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो अ ई उ यानी छोटे छोटे, लेकिन छोटी ए भी होती है, छोटा ओ भी होता है, वो नहीं है इसमें, इसको याद रखना है। यहां पे सिर्फ चार ही हैं, अ ई उ री। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है दीर्घ, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसका दूसरा टाइप है। यहां पे क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का टाइम लगता हो, दो मात्रा का समय लगता हो, उनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रा का समय लग रहा है तो इनको हम एक मात्रक स्वर भी कहते हैं। ये एक लॉजिक की बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। कभी आपसे पूछ ले, हालांकि पूछेगा नहीं, एक स्वर, एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और यहां पर दो मात्रा का समय लगता है, जैसे एग्जाम्पल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। हम इनको बड़ा ही करके पढ़ते थे, ऊ। छोटी ए यानी ए, और इसको फिर पढ़ते हैं ए। ठीक है, ओ, और फिर इसको ओ। ठीक है, छोटा ओ भी पढ़ सकते हो, छोटी ए भी पढ़ सकते हो, बड़ी ए, बड़ा ओ। तो यहां पे हमने देखा कि ह्रस्व स्वर में छोटी ए नहीं आती है, छोटा ओ नहीं आता है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर में आते हैं, यहां पर दो मात्राओं का समय लगता है उच्चारण में। इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये एक लॉजिक की बात है, अगर आपसे कभी पूछ ले तो दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम उसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा टाइप कौन सा है? तीसरा, तीसरा है प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर में क्या है कि जिन जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता हो, तीन मात्रा का समय लगता हो, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, और प्लुत से आप याद रखिए थोड़ा सा लुप्त सा लग रहा है ये, तो मतलब ये लुप्त हो चुके हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि प्लुत स्वर ये इस्तेमाल ही नहीं होते हमारी हिंदी में। अगर आपसे कभी पूछता है कि स्वर के प्रकार कितने हैं, तो वहां पर तीन अगर ऑप्शन मिलता है तो आप तीन को टिक करेंगे, चूंकि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन अगर तीन ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो बात कर रहा होता है सिर्फ हिंदी की, जबकि प्लुत स्वर टोटल में तो तीनों में काउंट हो रहा है, लेकिन यहां प्लुत स्वर संस्कृत में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने यहां पर यह समझ लिया कि स्वर मात्रा के आधार पर तीन टाइप के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में दो मात्रा का समय लगता है और प्लुत में तीन मात्रा का समय लगता है। प्लुत अब लुप्त हो चुके हैं, मतलब कि इनका इस्तेमाल संस्कृत में होता था। ठीक है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है? स्वर ध्वनि के प्रकार, ऑप्शंस हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व और उपर्युक्त तीनों। ये क्वेश्चन अभी हमने लास्ट में समझा है, तो इसका तो आंसर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तीनों। मतलब कि हमने देखा स्वर ध्वनियां कौन कौन सी थी, ह्रस्व थी, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मतलब जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं दो, तीन, चार, छह। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, किसी भी हिस्से में अगर बात करें, किसी भी पार्ट का कोई हिस्सा होता है तो कौन सा हिस्सा होता है? आगे पीछे बीच।
उसी तरीके से जीभ का भी एक आगे पीछे और बीच। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो जीभ के हमारे 3 भाग हैं, आगे पीछे और बीच। तो यहाँ पर सिंपली आप याद रखेंगे 3। अब कैसे, तो ये मैं आपको समझा दूं। देखिए, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला पहला स्वर है अग्र स्वर, मतलब कि आगे वाले, जो आगे की हमारी जो जीभ है उसके आगे का जो हिस्सा है, वहां से अगर उच्चारण हो रहा है तो उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीभ का अग्रभाग या आगे का हिस्सा भाग सक्रिय होता है, एक्टिव। जैसे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, तो अग्र स्वर में अगर आपसे ऑप्शन में दे करके पूछे या फिर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे पूछे तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर अग्र स्वर के हमारे एग्जाम्पल हैं ई, देखिए ई और ई, ए और ए, ये 4 हमारे एग्जाम्पल अग्र स्वर के हैं। तो हम आगे का जो पॉइंट होता है जीभ का, इससे इन वर्ड्स को बोलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा है मध्य, मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होता है, जीभ का मध्य भाग एक्टिव होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, केवल अ, यहां पर छोटा अ जो है वो एक एग्जाम्पल है मध्य स्वर का। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल यानी तीसरा प्रकार वो है पश्च स्वर, पश्च स्वर। इसके लिए क्या होता है, पिछला भाग ये एक्टिव होता है, सक्रिय, उन वर्ड्स को बोलने में पिछला भाग एक्टिव होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे, कौन कौन से बचे, आ, ये पीछे का भाग एक्टिव है, आप चाहें तो बोल करके भी देख सकते हैं। ई, ई, ए, देखिए आगे का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अ ये बीच का इस्तेमाल होता है। और पश्चिम में आ, यहाँ पे देखेंगे तो पीछे का इस्तेमाल हो रहा है। ऊ और फिर ऊ, ओ और औ, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में आपके स्पष्ट स्वर करके भी पूछ सकता है, मध्य स्वर करके भी पूछ सकता है, या फिर आपसे जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, अर्ध विव्रत स्वर हैं, अर्ध विव्रत स्वर हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं उ, ए, आ, ए। तो पहले आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप खुद से यहाँ पर ऑप्शन को टिक करना। अभी हमने पढ़ा है कि स्वर जो हैं वो जीभ के आधार पर थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मुंह खुलने के आधार पर है। तो मुंह हमारा जिन स्वरों से जिस प्रकार का खुलता है वो एक प्रकार बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा मुख ये 4 प्रकार के तरीके से खुलता है। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला विव्रत, विव्रत, यहां पे विव्रत का मतलब है कि बड़ा व्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में, शॉर्ट में लिख देते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, पूरा पूरा खुलता है, विव्रत, बड़ा व्रत खुलता है, उनको हम क्या कहते हैं, विव्रत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वर में ही बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर व्यंजन की बात नहीं हो रही है। वो मैं क्वेश्चन जैसे जैसे करवाता रहूंगा, अभी हम स्वर की कर रहे हैं फिर व्यंजन की कराएंगे, फिर मैं आपको मिक्स कराऊंगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, आ, देखिए आप आ को अगर आप बोलेंगे तो आपका मुख पूरा खुलेगा, मतलब कि ये विव्रत है। दूसरा अर्ध विव्रत, मतलब आधा खुलना, विव्रत तो कौन सा है, इसमें मुख जो है वह आधा खुलता है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आधा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अ आधा खुल रहा है, ए या फिर अ आधा खुल रहा है। ठीक है, अर्ध विव्रत हो गया। उसके बाद तीसरा अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत कैसा है, संव्रत का मतलब होता है बंद, तो मतलब आधा बंद, जिनको बोलने में हमारा मुख आधा बंद होता हो। जैसे एग्जाम्पल ए, ओ, आप बोल के देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा, आधा यहां पर बंद हो रहा है। और चौथा प्रकार है संव्रत। तो यहां पे क्या होगा, संव्रत में जो पूरा लगभग पूरा या लगभग बंद रहता हो। एग्जाम्पल इसका सिर्फ एक है, ये है ए।
तो समृत में क्या होता है, यहाँ पे लगभग मुख जो है वो पूरा बंद रहता है, इसका एक एग्जाम्पल है ए। अर्ध समृत में लगभग आधा बंद रहता है, इसका एक एग्जाम्पल है ए या ओ। अर्ध विवृत यानी आधा यहाँ पे खुला रहता है, जिसका मतलब एग्जाम्पल अ, ए, औ। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने ये ए वहां पर ले दिया है, ये ए यहां पर आएगा। ठीक है। तो अर्ध विवृत में यहाँ पे ये ए है। ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने चारों प्रकार विवृत के पढ़ लिए हैं। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर। अब आप इसमें से टिक लगाइए कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है इसमें। तो अर्ध हमने यहां पर ये पढ़ा, तो आ है, ए है, ओ है। तो क्या आ ऑप्शन में है? नहीं है। क्या ओ है ऑप्शन में? ओ नहीं है। और ऑप्शन में क्या है? ए है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला, ये होगा ना। तो यहाँ पे हम इसको सही टिक कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे क्या है? जिनकी ध्वनि सिर्फ मुख से, मतलब कि हम ध्वनि जब निकालते हैं तो बोलने में या गाना गाने में या स्वरों को बोलने में या व्यंजनों को बोलने में या तो मुंह से निकलेगी केवल, या फिर दोनों से निकलेगी, मुंह और नाक से। वही पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं आपसे: वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर और निर्नासिक स्वर। बताइए। वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर और निर्नासिक स्वर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्नासिक स्वर। कैसे, ये भी थोड़ा सा समझा देते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझते चलिए बस। देखिए, यहाँ पे जिनकी ध्वनि केवल मुख से हो, उनको हम निर्नासिक कहते हैं। केवल मुख। ठीक है। और अनुनासिक में क्या होता है? अनुनासिक मतलब कि यहाँ पे मुख और नाक, इन दोनों से अगर होता है उच्चारण या हवा निकलती है, तब हम यहाँ पे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे आप याद रखेंगे, मुख प्लस नाक, दोनों से निकलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर देखें तो ड़, अञ और ड़, न और म, ये इनके एग्जाम्पल हैं। समृत स्वर में अगर देखें, यहाँ पे समृत, जैसा कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा, समृत क्या होता है? बंद होना। तो यहाँ पे समृत में मुख जो है लगभग बंद रहता है। तो मुख लगभग बंद। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ई और बड़ी ई, ऊ और ऊ, ये चार इसके एग्जाम्पल हैं। और वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर में क्या होता है? जिनमें हमारा मुख जो है वो वृत्त के आकार का बन जाता हो। वृत्त के आकार का, वृत्त के आकार का। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है वो मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर है। तो यहाँ पे अनुनासिक स्वर होते हैं और निर्नासिक होते हैं। ये मैंने आपको लगभग उसमें बता दिया, जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? मतलब आपको ये बताना है कि ऊ किस प्रकार का स्वर है। पश्च, ऑप्शंस है पश्च विवृत, अग्र विवृत और पश्च समृत और अग्र समृत। बताइए। अभी हमने पढ़ा इसको, अभी हमने जीव के आधार पर भी पढ़ा था। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्च समृत। पढ़ा था कि नहीं? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओठों यानी होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अव्रतमुखी स्वर है, जिसमें कि व्रत बनता ही नहीं है? ऑप्शन है ई, उ, औ, उ। बताइए। मतलब कि यह है कि जब भी आप बोलते हैं वर्णों को, तो या तो आपका होठ जो है, या तो वो एक व्रत बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। दो ही चीजें होंगी ना भाई। आप होठों को बंद करके तो कोई वर्ड बोल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको वर्डों के बोलने के लिए आपको होठों को खोलना ही पड़ेगा। या तो वो गोल खुलेंगे या फिर थोड़े से खुलेंगे। उसी आधार पर यहाँ पे अगर हम प्रकार देखें, तो प्रकार क्या हो जाता है? आकृति के आधार पर, ओठों की आकृति के आधार पर यहाँ दो प्रकार होते हैं।
एक होता है जिसको हम अव्रतमुखी, ठीक है, जिसमें कि होंठ क्या होते हैं, गोल नहीं होते, गोल नहीं होते, अव्रतमुखी होते हैं। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। अ, आ, ई, ए और ए, इनमें हमारे होंठ गोल नहीं होते। याद रखेंगे, अ, आ, ई, ए खुल रहे हैं थोड़े से, लेकिन उनका आकार गोल नहीं होता। दूसरे क्या है, व्रतमुखी, इनमें आकार गोल होता है, गोल, बिल्कुल गोल। जैसे ऊ होता है कि नहीं, एग्जाम्पल बोल के देखिए, ऊ, बड़ा ऊ, और ओ, और बड़ा ओ, ठीक है। आई होप आपको ये प्रकार समझ में आ गया। अव्रतमुखी जो गोल, जिनमें हमारे ओठ नहीं होते हैं, और व्रतमुखी जिसमें गोल हो जाते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। और कुछ स्वर, स्वर की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, व्रतमुखी, उ, औ। ठीक है, गोल हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 है, निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं उ, अ, ई। हम स्वरों को उनकी बोलने के स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो एक बार देख लीजिए आप। जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो उसका एक उच्चारण स्थान होता है, यानी उनको बोलने पर वो आवाज हमें महसूस होती है कि कंठ से आ रही है, या तालु से आ रही है, या ओष्ठ से आ रही है, या कंठ और तालु दोनों से मिलकर आ रही है। उसी प्रकार हम इनको वर्गीकृत करेंगे। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कंठ की, तो कंठ से आवाज आती है अ, आ। इनको आप बोल के देखिए, अ, आ, आपको लगेगा कंठ से आवाज आ रही है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तालु की, तालु, और तालु से आवाज आपको आती हुई महसूस होगी ई और बड़ी ई में। बोल के देखिए आप, ई और ई, आपको लगेगा ये तालु से आवाज आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मूर्धा की, मूर्धा, मूर्धा में री आता है, केवल री, आप याद रखेंगे क्योंकि हम यहां पर स्वरों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार हम व्यंजनों की भी बात करते हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन यहां पर सभी स्वरों के कर रहे हैं, आगे चल के व्यंजन के करेंगे तो उस पर भी हमें यही डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे मूर्धा के बाद ओष्ठ। जब आप इन शब्दों को बोलते हैं, यानी इन स्वरों को बोलते हैं, तो आपको महसूस होता है कि वहां पर होठों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ऊ, लगा ना आपको, आप बोल के देखिए, ऊ और ऊ, ये दोनों में हमारे ओष्ठ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जहां पे कंठ और तालु दोनों इस्तेमाल होते हैं, कंठ, इसको बोलते हैं कंठ तालु, कंठ तालु वाले होते हैं ए और बड़ी ए। ठीक है, यहां पर हमारे कंठ और तालु दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो आप बोल करके चेक कर सकते हैं। ए, यहां पे कंठ भी लग रहा है और तालु भी लग रहा है। ठीक है, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, यहाँ पे कंठ भी और होठ भी, यहाँ पे कौन से शब्द हो जाएंगे, हमारे स्वर हो जाएंगे, ओ और औ। ये दोनों आप चाहें तो इनको बोल कर प्रैक्टिस कर करके महसूस कर सकते हैं कि ये स्वर आपके कहां से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कंठ आपने देखा, आ, तालु ई, मूर्धा री, केवल री आता है मूर्धा में, और ओष्ठ उ, और कंठ तालु ए, और कंठ ओष्ठ ओ औ। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पे पूछा गया है कि कंठ वर्ड कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि कंठ की हमने बात की थी, जो कि शुरुआती दोनों, यानी अ आ, ये दोनों कंठ से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाना चाहिए, आप बताइए। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ। बाकी अगर हम ऊ की बात करें तो ऊ आप देखिए ये आ रहा है ओस्ट में। ठीक है, ई की बात करें तो ये आ रहा है तालु में, और उसके बाद बड़ी ई भी, ये भी तालु में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन वर्ड ओस्ट नहीं है? देखिए, मैंने यहां पर नहीं के नीचे अंडरलाइन किया है। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें नहीं लिखा हो, नहीं करके पूछा गया हो, तो वहां पर आप कोशिश करें कि उसको या तो सर्किल कर लें या अंडरलाइन कर लें, जिससे कि आपको ये क्लियर पता रहे कि वो पूछना नहीं में चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चों से गलतियां होती हैं। यहाँ पे वर्ड ओस्ट बताना है। अभी हमने पढ़ा ओस्ट में हमें कौन कौन से वर्ड मिल रहे थे, ऑप्शन है म, ब, उ और आ। सोचिए, जवाब दीजिए। अभी हमने पढ़ा है, हमने कंठ भी पढ़ा, तालु भी पढ़ा,
ऊष्ट भी पढ़ा, तो ऊष्ट नहीं है बताना है। बताइए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको केवल दो स्वर मिल रहे हैं, यहाँ पे व्यंजनों की भी बात की गई है, तो आप चाहें तो व्यंजन आप कट कर लीजिए, क्योंकि मैंने व्यंजन अभी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बताए हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो व्यंजन भी आप ले सकते हैं। चलिए, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। अब आप बताइए, हमने देखा कि आ केवल कंठ में आ रहा था, जबकि उ ये दोनों हमारे ऊष्ट में आ रहे थे। तो ऊष्ट ये तो है, बट ये नहीं है, ये कंठ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, आ। ठीक है, यहाँ पे क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने व्यंजन नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में ऊष्ट वर्ड कौन सा है? वही चीज आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन हैं अ, आ, ई, उ। बताइए, बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। ऊष्ट में आपने देखा कौन कौन से शब्द आ रहे थे, स्वर कौन कौन से थे, उसी हिसाब से आप यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकते हैं, और आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऊ। यहाँ पे ऊ और ऊ दोनों हमारे ऊष्ट स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कंठ तालव्य कौन सा है? ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ और तालु दोनों से निकलता प्रतीत होता है। देखिए, यहाँ पर वही चीज कि अगर आप चाहें तो बी को एलिमिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्वर से संबंधित सभी प्रश्न करा रहा हूं, तो आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे आप आगे चल करके सभी चीजें पढ़ेंगे, वहां पर जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, तब आपको ये सारी चीजें मिक्स मिलेंगी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको बताना है कंठ तालु, और कंठ तालु में सिर्फ दो आते हैं, यानी ऑप्शन है आपके उ, रश और ए और आ। हमने देखा कि कंठ में तो केवल आ रहा था, जबकि उ ये किस में आ रहा था? ऊष्ट में आ रहा था। यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं और ए ये हमारे पास बच जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालु से निकलती हुई आवाज प्रतीत होती है ए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन है ओ, ए, उ, छ। बताइए, कंठ और तालु दोनों, यही जस्ट अभी हमने किया, वहां पे ए थी, यहां पर बड़ी ई है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए के उच्चारण में, यानी फिर आपका ब्लैंक दिया गया है और फिर ब्लैंक दिया गया है कि सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुने। ए बताना है, अभी जस्ट आपने सीखा भी है। ऑप्शन हैं छंद तालु, इस यश तालु, कंठ तालु, दंत उष्ट। बताइए, सोचिए और इसका जवाब दीजिए। आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं, क्वेश्चन भी आपके हो जा रहे हैं, आपको सारा जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आ रहा है। तो दोनों चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालु, क्योंकि हमने अभी देखा कंठ तालु से दो स्वर निकलते हैं, ए और ए। यहाँ पे बड़ी ए के बारे में पूछा गया है, तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनमें से ऊ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ अभी बताना है आपको। ऑप्शन है दंत, मूर्धा, ओष्ठ, दत्त, कंठ, ओष्ठ। बताइए, ओ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ ओष्ठ, क्योंकि यहां पर दो स्वर आते हैं, एक छोटा ओ और एक बड़ा ओ, दोनों हमारे कंठ और ओष्ठ से निकलती हुई आवाज प्रतीत होती है। नेक्स्ट, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? देखिए, यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसे ही आप भी किया करिए। ऑप्शंस हैं ज, आ, च, ट, ई, अ, प। बताइए, आपको यहां पर पुल्लिंग नहीं है बताना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर आप जहाज से जा से जहाज बना लीजिए, आ से आम बना लीजिए, दोनों क्या लग रहा है? पुल्लिंग लग रहा है। यहाँ से चा से चरखा बना लीजिए, टा से टमाटर, दोनों पुल्लिंग लग रहा है। ई से यहाँ पर देखिए, ई यहाँ पे राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम अगर ई की बात करें तो जैसे स्त्री इस्तेमाल होता है, जैसे नदी होता है, बालिका होता है, तो हमारा ई और बड़ी ई इस्तेमाल होती है, तो हमारा ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके भी आप बना लीजिए, पतंग बना लीजिए, अनार बना लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये तो पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में री स्वर नहीं है? और ऑप्शन हैं कृपा और कृष्ण, दृष्टि, आज। सिंपली आपको पता चल रहा है, यहां पे आज में स्वर नहीं है, री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग आपको बताना है। ऑप्शन हैं क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि।
बताइए। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रष्टि। देखिए, थोड़ा सा मैं यहां पे बता दूं आपको, ये जो री है, ये री बनता कैसे है? री बनता है व, आधा, आधे का साइन है नीचे लगाने का। अगर इसमें मैं कोई भी, मान के चलिए मैं इसमें कोई भी स्वर जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा एक व्यंजन बन जाएगा। और व्यंजन जब तक अधूरा है जब तक कि उसमें कोई भी स्वर न जुड़ा हो। ठीक है, तो व्यंजन को हमेशा स्वर की जरूरत पड़ती है, जबकि स्वर को व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र होते हैं वो। तो व में यहां जुड़ता है, ये मैं इस शब्द के लिए बता रहा हूं, वृष्टि के लिए। ठीक है, री जुड़ा, आधा बा, उसके बाद री जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला शा जुड़ रहा है, आधा ये भी, और उसके बाद टा जुड़ रहा है, ये भी आधा है, और फिर ई जुड़ रहा है। ई तो जुड़ रहा है। अब आप देखिए इसको, वृष्टि ये बनता है। तो यहां पर ये शब्द जो बन रहा है इसमें री का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो यहां पर ये वाला रा, ये इस्तेमाल हो रहा है सब में। वहां पर ये उड़ता हुआ रा, ये भी रा होता है, ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रिपु यानी रा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे रा के सभी में रा के रूप इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि इसमें री इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से शब्द में अनुनासिकता है? यानी नाक से कम मुख से ज्यादा अनुनासिकता वो होती है। और ऑप्शन है संभावित, संभावना, संभव और संभालना। बताइए। अनुनासिकता, सोचिए और जवाब दीजिए। एक जैसे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे, यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संभालना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, और आपके ऑप्शंस हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। बताइए। एक से अधिक वर्णों के मेल को, हो सकता है आपको अक्षर लग रहा हो, स्वर लग रहा हो, बट सोचिए आप, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए जाते हैं क्वेश्चंस में, वो आपको इस तरीके के ही दिए जाते हैं जिससे आपको सोचना पड़े। अब बताइए, अक्षर भी आपको लग सकता है, स्वर भी लग सकता है, व्यंजन भी लग सकता है। सोचा आपने? चलिए मैं पहले इसका आंसर बताता हूं, फिर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसका राइट आंसर है व्यंजन। कैसे है व्यंजन? देखिए, व्यंजन वर्णों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है, और अगर उसमें स्वर ना लगा हो तो वो आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं क की, तो ये क, इसमें स्वर ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं अलग अलग करूं इनको पूरा, तो क हो गया प्लस अ हो गया, तो ये क्या बन गया? क। ठीक है, और यहां में क्या पूछ रहा है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक ये मेल हो गया, एक ये, तो दोनों का मेल हो गया ना ये, तो दोनों के मेल से क्या बना? व्यंजन बना। जबकि अगर स्वर की बात करें तो स्वर में क्या हो रहा है? स्वर में सिर्फ अ है, इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा अगर ई है तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, है ना? अगर ख की बात करें तो ख आधा प्लस आ बराबर ख, यही तो। ये देखिए, यहां पे क बना, यहां पे ख बना। तो व्यंजन एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 32, 34, 33, 36। हो सकता है आपको 36 लग रहा हो सकता है आपको 37 लगे, हो सकता है 34 लगे, बट इसका राइट आंसर है ओनली 33। कैसे? देखिए ऐसे। अगर हम सभी वर्गों की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया क वर्ग। क वर्ग में कितने थे? क ख ग घ घ, इस तरीके से हमारे 5 थे। उसके बाद क के बाद च, च वर्ग में भी 5 थे। क च ट में भी 5 थे। ट, और उसके बाद त, उसमें भी 5, और प उसमें भी 5। 5 1 2 3 4 5, तो 25 तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, पढ़ाया है मैंने आपको सब अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमारे कितने आ रहे थे? 4, य र ल व। ठीक है, इसके अलावा कितने हो गए? 29। उसके अलावा हमने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनमें ऊष्मा लगती है, वो कौन से थे? च है, च है, और फिर सवाल वाला स है, और फिर ह है। ये 4 थे, तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ कौन से थे? य र ल व।
तो 4 और 4 8, अब आप जोड़िए 8 और ये यहाँ पे 25, तो टोटल कितने हो गए 33। लेकिन एक चीज आप सोचिए, यहाँ पे हमने एक और पढ़े थे संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह नहीं पढ़े। अयोगवाह तो वहां पर आते हैं जो अंक की बिंदी और बड़ा आता है, ठीक है। यहाँ पे व्यंजनों की बात हो रही है, और व्यंजनों में हमने देखा कि ये सभी 33 होते हैं। लेकिन आपने एक संयुक्त व्यंजन भी पढ़े थे जिनमें कि छ, त्र, ज्य और ऋषि, यही तो था। ये चारों भी तो होते हैं, अगर आप इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए? 37 हो जाएंगे। लेकिन नहीं, 37 नहीं माने जाते। ये विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने क्या कर रखा है कि जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं ये बन किन से रहे हैं। अगर हम छ, त्र इनकी बात करें, श की बात करें, इन सब में त्र जैसे कि मान के चलिए इसमें ता भी इस्तेमाल हो रहा है और रा भी इस्तेमाल हो रहा है, अथा अथा, ठीक है। तो ये किससे मिलकर के बना है? ता और रा से। जबकि ता और रा हम इनमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इनमें काउंटिंग हो चुकी है। तो इन्हीं से ये मिलकर के ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं, इसलिए इनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? संयुक्त व्यंजन को हम काउंटिंग में, हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाता है तो उनको काउंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आपका ये 33 के अलावा अगर ऑप्शन में आपको मिल जाता है 37, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने लिए। सीधा सिंपली आपको याद रखना है कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें कि संयुक्त व्यंजन हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ये हम इन वर्गों में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। भाई छत्र, ज्ञ, ऋषि इन सबको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हीं से मिलकर ये बनते हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। क, ख, य, र, च, ज, ट, ड। ड़ है ये, ड़। बताइए कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? और आपका इसमें राइट आंसर है, क्योंकि कंठ ध्वनि कौन सी है? क और ख, ये आपकी कंठ ध्वनियां हैं। लेकिन अब आपने ये सवाल तो पढ़ा ही नहीं था, तो मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन यहां पर कर दूं, क्योंकि अब हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं, यहां पे हमें स्वर नहीं दिए गए हैं। अब जैसा कि हमने स्वरों में पढ़ा था कि कंठ से आवाज निकलती हुई प्रतीत हो, है ना, तो वो कंठ है। तालु से निकलती हुई प्रतीत हो तो वो तालु है ना। और वो मूर्धा से निकलती हुई प्रतीत हो, जैसे कि री की प्रतीत हो रही थी, है ना, तो वो किसमें है? मूर्धा में। इसी तरीके से हमने व्यंजनों को भी वर्गीकृत किया है। तो देखिए वही सेम चीज करते हैं कंठ, ठीक है। अब हम अगर देखें इनको, जैसे हमने स्वरों में भी पढ़ा, यहां भी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे अंग हमारी बॉडी के शुरुआत से देखिए आप, कंठ हमारा सबसे नीचे होता है गले में, उसके बाद आप तालु पे आते हैं, उसके बाद मूर्धा पे आते हैं, फिर दंत पे आते हैं, फिर ऊष्ट पे आते हैं। ऊष्ट मतलब होठ पे दांत, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगर सबसे पहले उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं, तो कंठ की अगर बात करें तो यहाँ पे क वर्ग आता है, ठीक है। और क वर्ग की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। पहले हम बात करेंगे कंठ की। ये देखिए कंठ, कंठ की अगर बात करें तो इसमें क वर्ग आता है, और आप सब जानते हैं क वर्ग में कौन कौन सा? क, ख, ग और घ और ऋ, यही तो आ रहा है। ये कितने हो गए? 5, ये क वर्ग में आ गए। उसके बाद हमने च, ट, त, प ये वर्ग पढ़े थे। कंठ के बाद आता है तालु, और तालु में आता है च वर्ग, च वर्ग। और च वर्ग में च, छ, ज, झ और अइया, ये पढ़ा था हमने, ये 5 हो गए। तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा में आता है च के बाद कौन सा आता है? ट वर्ग, ट, ठ, ये ट है, ट, ट, ठ, ठ, ड और ढ और ण, ये आते हैं। मूर्धा के बाद आता है दंत, तो दंत में आते हैं कौन कौन से? हमारा ट के बाद आता है त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन से हैं? त, थ, द, थ और न। उसके बाद देखिए, ये मैंने ऐसे याद किए हैं, हमने जब बचपन में
ये सब हम 1 में 2 में जब पढ़ते थे तो हम इनको ऐसे याद करते थे, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, णा खाली, इस तरीके से। तो वही सीरीज है, आप देखें तो बस आपको ये याद रखना है इसमें कि क, च, ट, त, प ये वर्ग हैं और उसी के अनुसार आपको 5-5 इसमें जोड़ते हुए चलना है ना? इसके बाद हमने याद किया था कि च चरखा, छ छतरी, ज जलेबी, इस तरीके से हमने याद किया था। वही आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए। आपको याद किस तरीके से कोई नहीं पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। दंत के बाद अगर हम बात करें तो आता है ओष्ठ, और हमारा कौन सा वर्ग बच रहा है यहाँ पे? प वर्ग। और प वर्ग में कौन सा आता है? प, प और ब और म, भ, म। प, फ, ब, भ, म, ये आते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप देखें तो क वर्ग हमने देख लिया, च वर्ग, ट, त, प वर्ग। कंठ में कौन सा आ रहा है? कंठ में आ रहा है आपका क वर्ग, तालु में च वर्ग, मूर्धा में ट वर्ग, तंत में त वर्ग, उष्ट में प वर्ग। ठीक है, इसके बाद आपका बचता है दंत ओष्ठ। यहां पे सिर्फ एक आता है, और वो कौन सा? वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये आपने समझ लिए, अब आपको एक व्यंजन वो भी याद होंगे जो संयुक्त व्यंजन थे, या फिर वो भी याद होंगे ऊष्म व्यंजन थे, या फिर आपको अंतस्थ व्यंजन याद होंगे। हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? यर लब, यर लब। अब यर लब को हम कहां पे रखें तो आपको बिल्कुल क्लियर याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये सब दोबारा से बताया है। तो देखिए यहां पे हम जोड़ेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर दूसरे कलर से ले लेता हूं और उससे मैं इसको जोड़ता हूं। देखिए, पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पे ड़ है ना, यहाँ पे हम ह को जोड़ेंगे, ह, ह। ठीक है, और बाकी विसर्ग। अब बात कर रहे हैं हम अंतस्थ व्यंजन की, और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व। अब आपको तालु से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारा य आ जाता है, यहाँ पे र आ जाता है, य र, उसके बाद ल आ जाता है, और ओष्ठ को छोड़ दो आप। लेकिन दंत ओष्ठ जो है यहाँ पे हम व रख देते हैं, बा यहाँ पर है, व यहाँ पर है। समझ में आ गया? हमने यहाँ पर ये समझा कि तालु में य आता है, मूर्धा में र आता है, और दंत में ल आता है, और दंत ओष्ठ में व आता है। तो य र ल व आप समझ में आ गया? इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये आपको याद हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक समझनी है कि हमने तालु से स्टार्ट किया, यहाँ पे य जोड़ा, यहाँ पे र जोड़ा, यहाँ पे ल जोड़ा। अब आपसे इसका उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है कि बताइए ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है दंत। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म कौन कौन से थे? श यहाँ पे आएगा, श यहाँ पे आएगा, और श यहाँ पे आएगा, उसके बाद ह यहाँ आ गया। बात क्लियर है इतनी? बस यही बात आपको, कंठ ध्वनियां हो या ताली ध्वनियां हो और मूर्धा के व्यंजन हो, कोई भी हो, बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। यहां से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कंठ ध्वनियां यहाँ पूछी गई थी। आप जानते हैं कि कंठ ध्वनियों में कौन कौन सा आ रहा है? क, ख, ग, घ, ण, और फिर हा आ रहा है, और बाकी विसर्ग भी आ रहे हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। तालु में अगर आपसे पूछता तो च, छ, ज, झ, अञा, और उसके बाद य भी आता और श आता। हमने दोनों में शुरुआत ऊष्म व्यंजन हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, दोनों में तालु से शुरुआत की है। य, र, ल, और फिर नीचे व। यहाँ पे श, श, स, और फिर ऊपर ह। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क, ख हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, दंत, और ऑप्शन डी यहाँ पे मैं टाइप करने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैं भूल गया हूं, तो आप इन्हीं में से बताइए। बताइए कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान बताना है, सोचिए और जवाब दीजिए। यहां पे इसका सिंपली राइट आंसर हो जाएगा कंठ। कंठ से घ की आवाज आती है, जैसे क, ख, ग, घ आ रहा है कि नहीं? तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तालव्य व्यंजन है, आपको तालव्य व्यंजन बताना है, तो कौन सा है? ऑप्शन है द, ट, ड़, ढ़। पढ़ लीजिए आप इनको और बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तालव्य व्यंजन आपको बताना है। तालव्य व्यंजन आप जानते हैं कौन सा वर्ग आता है? क के बाद च वर्ग, और च वर्ग के पांचों, और उसके साथ साथ हमने बताया था कि तालु से ही कौन कौन से? य जुड़ता है, श जुड़ता है, जुड़ता है कि नहीं? तो च वर्ग में कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ। इसके बाद
अइया भी हो सकता था, य भी हो सकता था, श भी हो सकता था। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। य का उच्चारण स्थान बहुत इजी, कई बार बात कर ली, रट गया होगा। ऑप्शन ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालव्य, तालु, तालव्य, दांत, दंत, ओष्ठ, होठ, कुछ भी लिख दे आप, समझ लेना इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा य का। हमने कई बार पढ़ लिया, यह होता है तालव्य से, और तालव्य से ही शुरुआत हो जाती है अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कहाँ पे लगेगा? य। फिर उसके बाद नीचे कौन सा लगेगा? मूर्धा में र। फिर उसके बाद दंत में कौन सा लगेगा? ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तालव्य ध्वनियां आपको बतानी है, कई बार कर लिया। कौन सा? च वर्ग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? च वर्ग। च, छ, ज, झ, अइया, फिर य और फिर श, वो भी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार पॉज करिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। 34 क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। श आप जानते हैं, चूंकि ये च वर्ग में जुड़ता है। च वर्ग में हमने 5 शब्द सुने थे, उसके बाद हमने य को जोड़ा था और श को जोड़ा था, तो श वही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? कई बार कर लिया, रट गया होगा। ऑप्शन है आपके वर्ण, कंठ, तालव्य और दंत। च वर्ग सेकंड नंबर का क के बाद आने वाला, तो च वर्ग में कौन कौन से थे? च, छ, ज, झ, अइया, है ना? तो ये किस में आती है? कंठ के बाद आता है तालु। तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन किए हैं, और क्यों किए हैं 35? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा वीडियो काफी लंबा हो सकता है, आप बोर ना हो जाएं, इसके लिए हम इनको पार्ट्स में करेंगे। और पार्ट्स में कैसे करेंगे कि हमने ये पार्ट 1 रखा है, इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारा ये वर्डमाला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, और कोई भी कंजूसी नहीं कर रहा किसी भी बात को बताने में, जिससे आपका कोई भी पॉइंट ना रहे। इन क्वेश्चंस के साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका वर्डमाला पूरी तरीके से तैयार हो जाए। मतलब कि आपकी थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये मेरी मेहनत, जो मैं इसको टाइप करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाता हूं, और आपको ये प्रॉपर तरीका जो एक्सप्लेन करने का है, ये ठीक लग रहा है, तो चैनल को आप शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। हम इस तरीके से आपको बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत किसी भी एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स में नहीं आएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।